रामदेव अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं ईटी न्यूज़ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया। आइए सीधा वहीं चलते हैं। मल्टीपल्स गिरने के चांस है, तो ग्रोथ कंपनीज के जो वैल्यूएशन जो अनाप शनाप है अभी, क्योंकि आप 2026, 2027, 2030 के आप अर्निंग्स को आप डिस्काउंट कर रहे हो, तो वो उसमें काफी अंतर पड़ेगा। और उसी कारण से जो ग्रोथ कंपनीज हैं तो विच आर लीडिंग द पैक, उसमें काफी करेक्शंस आ सकते हैं। रामदेव जी, अगर मैक्रो और इन्फ्लेशन को लेकर के कंसर्न्स हैं तो इस समय यूएस बॉन्ड यील्ड जो एक प्रकार का फ्यूचर इंडिकेटर है, वहां पर पैनिक क्यों नहीं है? अगर इन्फ्लेशन इतनी मजबूत है और इतनी सख्त है तो बॉन्ड यील्ड्स को इस समय 2 या 2.25% के आसपास होना चाहिए, मगर बॉन्ड यील्ड 1.6 या 1.7% पर है। देखिए, पूरा माहौल जो है ना, आई डोंट अंडरस्टैंड मैक्रो वेरी वेल, बट आई बिलीव जितना ज्यादा स्टिमुलस होता है, जितना ज्यादा आप बॉन्ड बाइंग करते हैं, यदि कोई चीज खरीद रहे हैं आप, तो उसका तो यील्ड नीचे ही जाएगा ना। लेकिन जब आप खरीदना बंद करेंगे या एक्चुअली आप बेचना चालू करेंगे, तो बॉन्ड यील्ड कैन स्पाइक बिग टाइम। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे मार्च पास में आएगा और ये लिक्विडिटी कम करेंगे, तो बॉन्ड यील्ड में काफी बदलाव आ सकता है। लेकिन हम बहुत छोटे लोग हैं इस बारे में बात करने के लिए। हम हमारे स्वदेश के व्यूअर के लिए इन्फ्लेशन की बात करें तो अगर साधारण भाषा में बात करें तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई के 2 कारण होते हैं। जब डिमांड आती है, सप्लाई कंस्ट्रेंट होती है। तो आपको क्या लग रहा है, जो महंगाई अभी आ रही है वो डिमांड की वजह से आ रही है? और डिमांड की वजह से आ रही है तो अच्छी खबर होनी चाहिए। नहीं, दोनों तरफ है। मतलब पहले तो सप्लाई कंस्ट्रेंट हो गया, सब लॉजिस्टिक ब्रेकडाउन हो गया, या जो भी कोविड के चलते जो कैपेसिटी सब इधर उधर हुए, कई जगह प्रोडक्शन नहीं हो पाया। फिर दूसरा क्या हुआ, सबसे बड़ा चैलेंज हो गया लॉजिस्टिक का। कंटेनर्स जो है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में सामान यहाँ से वहां जाने लगा, लेकिन कंटेनर्स के बड़े क्राइसिस हो गए। और ये चाइना ने भी जो कई कंट्री से जो उनके रिलेशन थोड़े स्ट्रेन है, जैसा ऑस्ट्रेलिया है, तो स्टील का प्रोडक्शन कम कर दिए। आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो आपने प्रोडक्शन 20-25% से कम कर दिया, तो उससे स्टील के दाम बढ़ गए। आपके जितने कार्टेल्स हैं, जैसे आपका जो ओपेक है, वो ऑयल का दाम बढ़ा दिए। तो ऐसा लिक्विडिटी बहुत ज्यादा। तो एक तरफ तो आपका सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट हो गया लॉजिस्टिक और दूसरा डिमांड बिकॉज ऑफ चीप लिक्विडिटी एंड लॉट ऑफ स्टिमुलस, फिस्कल स्टिमुलस द पीपल, पर्टिकुलरली अमेरिका। उसी कारण से डिमांड भी बहुत अच्छा रहा, तो डिमांड सप्लाई गैप बढ़ गया। उससे चलते जो है इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया है। और ये फर्स्ट टाइम है हिस्ट्री में कि आपको मतलब बॉन्ड रेट है 2% और इन्फ्लेशन है 6%, तो 4%, 5% नेगेटिव इंटरेस्ट रेट में ट्रेडिंग हो रहा है। ये अनप्रेसिडेंटेड है। तो इंडिया में इन्फ्लेशन तो अलग है रामदेव जी। क्या एक इंडियन इन्वेस्टर को अमेरिकी इन्फ्लेशन देखनी चाहिए, हिंदुस्तान की इन्फ्लेशन देखनी चाहिए? बिकॉज यहाँ पे सबका मानना है कि हिंदुस्तान में जो इन्फ्लेशन है उसका प्रमुख कारण तो आलू के दाम बढ़ गए, टमाटर के दाम बढ़ गए, सब्जियों के दाम बढ़ गए। वही एक सिल्वर लाइनिंग है निकुंज कि इंडियन इन्फ्लेशन इज इन इट्स ओन ट्रेजेक्टरी 4-5% का। तो ये इसमें कोई सरप्राइज नहीं, ये जो हिस्टोरिकल ट्रेंड्स है उसके हिसाब से है और बहुत मैनेजेबल लेवल पे है। सो इंडिया स्टोरी इज नॉट बैड। इंडिया का जो इन्फ्लेशन है, और यहाँ पर भी स्टिमुलस भी उतना नहीं किए हमने। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने आपका जो फिस्कल स्टिमुलस था बहुत लिमिटेड था, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड था। इवन द आपका जो मॉनेटरी स्टिमुलस भी किया उन्होंने लिक्विडिटी बहुत दिया, लेकिन रेट्स बहुत कम नहीं किए। वहां तो रेट ही 0 कर दिया उन्होंने। तो मतलब वी हैव मैनेज्ड आवरसेल्फ इन अ वेरी कंजर्वेटिव फैशन यहाँ पर इंडिया में। सो इंडिया की कहानी बहुत अलग है। वो हिसाब से मैं बोलूँ कि इंडिया का फिस्कल मॉनेटरी सिचुएशन इज वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउ, एंड इन्फ्लेशन वो जो ट्रायंगल है वो बहुत सही है यहाँ पर। तो निवेशकों को क्या करना चाहिए? निवेशकों को कैश रेस करना चाहिए या रिटर्न एक्सपेक्टेशंस कम करनी चाहिए, या ऐसे सेक्टर्स में निवेश करना चाहिए जिसमें अगर इन्फ्लेशन आती है तो बेनिफिट होगा? देखिए, निवेशक को मतलब यदि आइडियाज मिले तो इन्वेस्ट करते आना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये सब तेजी मंदी की बात तो कर सकते हैं जरूर, लेकिन अपने मामलों में आउटकम बहुत अलग होता है। अब तो इन्वेस्टिंग का टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि कोविड से बाहर आ रही इकोनॉमी और बहुत सारे फैक्टर्स जो है पॉजिटिव है इंडिया के लिए इस समय।
एक तो आपका आप देखिए चारों चीज देखें आप तो आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छे चल रहा है, आपका एक्सपोर्ट ग्रोथ बहुत बढ़िया है, आपका टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा है। थोड़ा सा कंजम्पशन जो है थोड़ा वीक है क्योंकि कंज्यूमर डिमांड कुछ हद तक लोअर एंड में अभी भी थोड़ा वीक है, बट वो जैसे कोविड खत्म होगा 4-6 महीने में आई थिंक वो भी वापस आएगा। तो मेरे ख्याल से अच्छा इंडिया का जो चाइना प्लस स्ट्रेटेजी है ग्लोबली, उसी कारण से इंडियन बिजनेसेस को बहुत ज्यादा एडवांटेज है। अच्छा आपके दो सेक्टर बड़े हैं, आपके टेक और बैंकिंग, वो दोनों का हालत बहुत बढ़िया है। तो ऐसा सब मिला के आप देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये समय ऐसा है कि इसमें आप यदि कॉशियसली आप यदि इन्वेस्ट करते रहें तो मतलब ये समय है इन्वेस्ट करने का, यहाँ से भागने का नहीं। तो आईटी में जो ग्रोथ है, हाउ मच ऑफ द गुड न्यूज इज इन द प्राइस। सबको पता है आईटी कंपनीज अच्छी कमाई कर रही हैं, सबको पता है आईटी कंपनीज की ऑर्डर बुक अच्छी है। एक्सेंचर के नंबर के बाद ये बात भी सबको पता लग गई जी आईटी कंपनीज के अंदर अभी मार्जिन प्रेशर नहीं है। मगर जो चीज़ सबको पता होती है शेयर बाजार में वो सबको पता होती है, आर आईटी स्टॉक्स प्राइस टू परफेक्शन। नहीं, प्राइस टू परफेक्ट तो नहीं है, इट इज प्राइस्ड इन। आपने सही बोला कि सब बातें आ चुकी हैं तो क्लियरली प्राइस में है, लेकिन ये कितना लंबा जर्नी है। देखिए क्या हो रहा था, आपका जो डिजिटल पोर्शन था पोर्शन जो जैसे आपका इन्फोसिस है, टीसीएस है, तो इसमें आपका जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे वो उसमें डिक्लाइन हो रहा था 5% 10% का, बट दैट वाज 80%। तो 80% में 10% आपका डिक्लाइन होता था और 20% में 30% 40% ग्रोथ होता था। तो नेट 3-4% 5% ग्रोथ होता था। बट अब क्या हो गया है, डिजिटल पोर्शन जो है 50% हो गया और रेस्ट ऑल हैज बिकम 50%। तो उसी कारण से यहाँ पर यदि आपको 50% ग्रोथ होता है और वहां पर 10% डिक्लाइन भी हो जाए तो भी 15-17% डॉलर ग्रोथ होना जो है ना अब पॉसिबल हो गया है, और ये क्वेश्चन बढ़ते आएगा। तो उसी कारण से मुझे लगता है कि अब ये जो ग्रोथ की जर्नी है वो 1 साल की नहीं है। ये मुझे लगता है कि मतलब जिनसे बात करता हूँ मैं, उनको देख के ऐसा लगता है कि वो बोलते हैं कि भाई ये Y2K से भी 10 गुना बड़ा अपॉर्चुनिटी, तो 3-4 साल तो चलना ही चाहिए इसका ग्रोथ। और उसके ऊपर से फिर प्राइसिंग कोई प्राइस नहीं कर रहा है कि इसमें प्राइस बढ़ भी सकता है। तो मुझे लगता है कि जो इंडियन आईटी ने जो 20 साल में 25 साल में जो 20 साल में जो जर्नी की है या 25 साल में जो जर्नी की है वो अनप्रेसिडेंटेड जर्नी है। अब हम लोग 150-170 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट तक पहुंच गए हैं। 95 में 1 बिलियन डॉलर था, आज 170 बिलियन डॉलर है। प्रॉफिट जो था जीरो था 95 में, आज की में 25% जो टोटल प्रॉफिट है कॉर्पोरेट्स का वो इनके तरफ है। आपका नंबर 1 कंपनी इज अबाउट टू अर्न 50,000 करोड़ प्रॉफिट इन अ ईयर। तो ये जो जर्नी है ये और बड़ी बनेगी और मुझे ऐसा लगता है कि अगला 5 साल गोल्डन पीरियड होगा इसका। रामदेव जी, हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर टेक करके एक नया वर्ड आया है और मैं निवेशकों के लिए यहाँ पर अगर ब्रेक डाउन करूँ तो मैं बात कर रहा हूँ जो कंपनीज टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हैं और कंज्यूमर फेसिंग है। हम आईटी कंपनीज की जो बात कर रहे हैं वो B2B कंपनीज हैं जो कि बिजनेस टू बिजनेस में हैं। तो कंज्यूमर टेक को लेकर के आपको क्या लगता है, ऐसी कोई खास कंपनी पे आपकी नज़र हो, कोई खास आप के एनालिसिस आपने करे हों जी भाई यह सेक्टर है जिसके अंदर कंज्यूमर टेक जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंज्यूमर है, ये दोनों साथ आ जाएं तो काफ़ी धमाल हो सकता है। ये सब कहानी चालू हुई था अमेजॉन से 95 में, और आज देखिए अमेजॉन कितनी बड़ी कंपनी बन गई है। ये जो पूरा डिजिटल का जो एटमॉस्फेयर है, जो एक ओवरले ऑफ इंटरनेट हुआ है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज ए चैनल फॉर डूइंग बिजनेसेस, ई कॉमर्स जो आया है, अब उसमें आप रिटेल में कर सकते हैं, आप B2B भी कर सकते हैं, आप एजुकेशन में कर सकते हैं, मेडिकल में सब में कर सकते हैं आप। तो ये जो आपका जो कंज्यूमर था पर्टिकुलर इंडिया में, आपका जैसे मतलब ITC है, ब्रिटानिया है, लीवर है, इनके लाखों डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होते थे पूरे इंडिया में। अब वो उसके बाद भी वो 100% लोगों के पास नहीं पहुंच पाता। अब देखिए अब लेकिन जो नई कंपनी है उसको तो बेचारे को अगले 20 साल में भी नहीं पहुंच सके जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन था। लेकिन इंटरनेट होने से आप कोई गांव में बैठे हो और आप कहीं से बोले कि भाई हमको ये सामान चाहिए, जूता चाहिए, ये साबुन चाहिए, तो आपको वो उस कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, आज नहीं पहुंच रहा होगा लेकिन अगले 2-3 साल में पूरा का पूरा सब पिन कोड में आपको डिलीवरी मिलेगी। तो मतलब ये है कि मेरे पास यदि पैसा है, मैं पंजाब के गाँव में बैठा हूँ, छत्तीसगढ़ के गाँव में बैठा हूँ,
आई कैन बी एज बिग अ कंज्यूमर ऑफ मुंबई। तो ये जो बदलाव है, इसके कारण से जो कंपनीज है उसके अपॉर्चुनिटी साइज बढ़ गए हैं। इनफैक्ट छोटी कंपनी का अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ गई है, बड़ी कंपनी की बढ़ी है। तो उसके चलते जो बिजनेसेस खड़े होंगे, पर्टिकुलरली कंज्यूमर बिजनेस, जिनको अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और डिजिटाइज कर दिया उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप देख लीजिए, बता रहे 3-4 साल में 400, 500, 1000 करोड़ के बिजनेस खड़े हो रहे हैं। तो ये तो तूफान है, ये काफी बढ़ेगा आगे। 2001 या 2 में जब आपने भारती में निवेश करा था, बड़े निवेशक थे, भारती उस समय लॉस मेकिंग थी। अभी आपने जोमेटो में निवेश करा है जो कि लॉस मेकिंग है। तो क्या आपने वही भारती वाली अपनी सीख जोमेटो के निवेश के समय में लगाई, जी आज का प्रॉफिट मत देखो, कल और परसों की बात करो? बात एग्जैक्टली सेम नहीं है। भारती एक थोड़ा सा लकी स्ट्राइक था, क्योंकि नेटवर्क बिजनेस था, नया नेटवर्क बिजनेस था। दूसरा ये है कि एक्चुअली लोगों में समझ नहीं थी और प्राइवेट इक्विटी वाले भी बहुत सस्ते में बेच गए। तो वो जो 2003 में जो 5000 करोड़ में आपको पूरा भारती मिलता था, उस टाइप का माहौल नहीं है। अभी जो अपॉर्चुनिटी जो साइज है बड़े हैं, जैसे आपके जोमेटो है, नायका है, सब जितने कंपनीज हैं, लेकिन उनकी कीमत 5000 करोड़ नहीं, उनकी कीमत है लाख करोड़ रुपया। तो वो एक फर्क है कि भाई आज मतलब 2003 का और अभी। लेकिन आपको कहना सही है कि लॉस मेकिंग कंपनीज जो भी हैं, ये कंपनी लॉस मेकिंग क्यों है वो समझना बहुत जरूरी है। इनके पास कोई कैपेक्स नहीं है, एसेट लाइट है पूरा। तो आप यदि शॉप लगाते हैं या फैक्ट्री लगाते हैं, उसका जो कैपिटल कॉस्ट होता है वो आप बैलेंस शीट में ले आते हैं कन्वेंशनल बिजनेस में। लेकिन आप जैसे कोई रिटेल स्टोर खोले, उसमें 100 करोड़ का आपको स्टोर लगता है, वो स्टोर का आप बैलेंस शीट में ले आए। लेकिन यदि ये जोमेटो या जितने भी नई कंपनीज है, ये यदि 1 लाख कस्टमर लेके आएंगे, 2 लाख कस्टमर लेके आएंगे, उसका कीमत 0 होता है। वो सबका सब प्रॉफिट लॉस में चाहता है, उसी कारण से लॉस होता है। तो ये जो हमको ये समझना पड़ेगा कि कंपनी के प्रॉफिट बढ़ाने की पोटेंशियल कितनी है, वो समझ के हमको उसको वैल्यूएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 18 स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज टालमिया बातचीत करते हुए रामदेव अग्रवाल से वो यही बात कह रहे हैं कि मार्केट में एक तो आप बने रहें, दूसरा वैल्यूएशन को थोड़ा ढूंढें कहाँ पे कैसे। जैसे निकुंज जी ने पूछा उनसे कि आईटी के महंगा तो नहीं होगा, तो उन्होंने कहा चीजें तो प्राइस ही नहीं, लेकिन उसके जो डिजिटल का पुश आ रहा है उसका बेनिफिट आगे चल के भी मिल सकता है।